Assalamu alaikum. In the last section we discussed about the septal hematoma. Now we are going to discuss about its complication, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम septal hematoma को properly antibiotic course से treat नहीं करते then it will lead to septal abscess formation in which what happens actually there is a formation of pus. Okay, पहले जो हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम और कार्टिलेज के दरमियान में ब्लड था, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ पस हो जाएगी बिटवीन द पेरिकॉन्ड्रियम एंड द सेप्टल कार्टिलेज. ठीक हो गया. क्यों? क्योंकि हमने सेप्टल हेमाटोमा को ट्रीट नहीं किया था. अब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन विल लीड टू द सेप्टल एब्सेस. ठीक हो गया. तो इसकी कॉजेज़ क्या क्या है? जैसे आपको ये सेप्टल एब्सेस नज़र आ रही है, दोनों बायलेटरल नज़र आ रही है आपको. ठीक है. और बायलेटरल नज़र आ रही है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी, ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे है, तो पेशेंट के जो नाक होगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा उसका. ठीक है. और उसी तरह सेम यही होगा कि हमारे पास उसके नाक की जो ब्रिज होगी वहाँ पे उसी तरह पेन हो रही होगी, जो मैंने आपको दिखाया था कि उसको कैसे उसने अपने नाक को पकड़ा हुआ था. और साथ में उसी तरह फ्रंटल हेडेक भी यहाँ पे सेम होगी. ठीक हो गया. फ्रंटल हेडेक भी सेम होगी. बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. ठीक हो गया. अभी तक वही क्लिनिकल फीचर्स हैं, बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी. ठीक है. और जो हमारे पास है उसकी नाक की जो ब्रिज है वहाँ पे टेंडरनेस होगी थोड़ी सी. ठीक है. प्रेशर फील होगा और ऊपर फ्रंटल हेडेक होगा. इटियोलॉजी इसकी क्या होगी? इटियोलॉजी में लिखी हुई है. पहली तो इटियोलॉजी आपको पता है कि सेप्टल हेमाटोमा के ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये बन गई. दूसरी आपको नहीं पता, दूसरी हम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, याद रखें, फ्रंकल अगर बना हो पहले से नोज़ का, आपको पता है फ्रंकल क्या होता है? जैसे हमने कान का पढ़ा था ना, फ्रंकल वो जो हेयर फॉलिकल्स थे उनका इन्फेक्शन हो गया था स्टेफ ऑरियस की वजह से. यहाँ पे भी फ्रंकल ऑफ नोज़ अगर पहले से पेशेंट को था, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये सेप्टल एब्सेस बन सकती है. ऑब्वियसली बन सकती है. देखिए, इन्फेक्शन पहले से वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पे एब्सेस तो बनना अब आसान नहीं है. ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है. ठीक है. अब तीसरा हमारे पास जो हो सकता है वो क्या, कि किसी पेशेंट को टाइफॉइड या मीज़ल्स का इन्फेक्शन हुआ. ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे सेप्टल एब्सेस बन गई. अब ये आपने चीज़ याद रखनी है, बिकॉज आगे जो हम क्लिनिकल फीचर पढ़ने लगे हैं ना, उसमें इनका रोल है. मैं आपको बताऊंगी क्या रोल है. अभी तक आपने याद रखना है, इसकी जो इटियोलॉजी है वो 3 है. हीमाटोमा है, फ्रंकल है, और हमारे पास क्या है कि किसी पेशेंट को टाइफॉइड या मीज़ल्स का इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ, नाक के अंदर सेप्टल एब्सेस बन गई. ठीक हो गया. और क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको 3 बता दिए, बाकी बताती हूँ. ये वाला क्लिनिकल फीचर देखा था आपने सेप्टल हेमाटोमा में? क्या हुआ हुआ है इस बंदे को? ये देखें, थर्मोमीटर उसका कैसे पारा हाई हुआ हुआ है, फीवर हुआ हुआ है इसको. ठीक है. फीवर, जब भी आपके सिनेरियो में फीवर आएगा ना, तो आपने जो है ना इसकी तरफ आना है, सेप्टल एब्सेस की तरफ, बिकॉज इन्फेक्शन है. और सेप्टल हेमाटोमा में किसी किस्म का फीवर नहीं होगा. और क्या हो रहा है, इसको सर्दी लग रही है. ठीक है, चिल्स हैं. ठीक है. सो फीवर एंड chills are also present in the septal abscess which were not present in case of septal hematoma, and it's very important. आपके सिनेरियो में जब भी फीवर एंड chills आएगा तो you will go for the septal abscess, not for the septal hematoma. इसके अलावा क्या होती है क्लिनिकल फीचर? ये क्या हुआ भाई इसकी गर्दन के ऊपर, ये वाले क्या है इसके, स्वेल हुए में ना कुछ, सब मैंडिबुलर, ये इसकी मैंडिबल है, इसके नीचे ये जो लिम्फ नोड है स्वेल हुए में है. ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि सब मैंडिबुलर इसमें जो है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हुई है. क्यों होती है? देखें, अभी मैंने इसकी इटियोलॉजी में आपको तीसरा जो इटियोलॉजी फैक्टर बताया था वो बताया था कि टीबी का इन्फेक्शन किसी पेशेंट को पहले से हो, मीजल्स का इन्फेक्शन हो. इन इन्फेक्शन में तो वैसे ही हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिम्फ नोड्स को स्वेल कर देते हैं. ठीक है. तो इसमें हमें सेप्टल एब्सेस में नाक के अंदर सेप्टल एब्सेस मिलेगी और साथ साथ हमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी मिलेगी. किसमें? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में. ठीक है. तो ये इसके क्लिनिकल फीचर में एडिशन पॉइंट है जो हमारा सेप्टल हेमाटोमा में नहीं था. और क्या है इसके अलावा इसमें, ये इसकी नाक को क्या हो गई, लाल लाल सी हुई लग रही है. ठीक है. रेड रेड लग रही है, रेडनेस, और थोड़ी सी मोटी मोटी भी लग रही है, स्वॉलन लग रही है. तो ये रेड एंड स्वॉलन नाक आपने देखी थी सेप्टल हेमाटोमा में? नहीं देखी थी. ठीक है. तो 3 हमारे क्लिनिकल फीचर जो हैं वो सेप्टल हेमाटोमा से डिफरेंट हो गए हैं. कौन कौन से? फीवर, चिल्स, रेड एंड स्वॉलन नाक है, और क्या है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वॉलन हुए हैं. ये 3 चीज़ें आपने लाजमी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स याद रखने हैं ऑफ द सेप्टल एब्सेस फ्रॉम द सेप्टल हेमाटोमा. ठीक हो गया. उसके बाद क्या है, अब जो हमारे साइंस इसके अलावा होते हैं अदर देन द दीज मैंडिबुलर लिम्फ नोड स्वेलिंग एंड रेड नाक. ठीक है. और क्या होता है, हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की. ठीक है. इंटरनल एग्जामिनेशन जैसे यहाँ पे देखिए हमने इंटीरियर राइनोस्कोपी कर रहे हैं और उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें अंदर
बायलेटरल स्वेलिंग नज़र आ रही है, बायलेटरल स्वेलिंग नज़र आ रही है, रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, रेड रेड नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो बायलेटरल स्वेलिंग स्मूथ आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें भी फ्लक्चुएशन होती है। सेम चीज़ वही है कि फ्लक्चुएशन मीन्स कि थोड़ा सा मोबाइल होगा, मूवेबल होगा। जैसे हमने सेप्टल हीमाटोमा को पैल्पेट करके देखा था तो बहुत सॉफ्ट सा था वो, और वो भी मूव कर रहा था, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ये भी उसी तरह होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना सेप्टल एब्सेस की, वो भी वही होती है। एब्सेस को हमने जो है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज करना होता है उसी तरह, ठीक है। इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी होती है। आपकी बुक में यही ट्रीटमेंट लिखी हुई है कि एब्सेस को हमने जितना जल्दी हो सके, वो जो एब्सेस बनी है उसको जल्दी से ड्रेन करना है, और इंसिजन को जो है वो हमने जो है वो करना है। और जैसे ही हमने इंसाइज किया उसके अंदर हमें जो है पस, क्योंकि पस जमा हुई है ना, तो हमने वो पस अंदर से सक करके बाहर निकाल लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वो ना हमारे पास दोबारा से बन सकती है पस। ये नहीं है कि पस एक दफ़ा हमने निकाल दी तो दोबारा वहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया बैठे हुए हैं अभी भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो इन्फेक्शन हमें जो है वो रोज़ाना खोलनी पड़ेगी, ठीक है। रोज़ाना हमें इंसिजन जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब रोज़ाना इंसिजन करनी पड़ेगी 2 से 3 दिन, ताकि हम जो है वो जितनी भी एब्सेस है और जितनी भी नेक्रोज्ड पीसेस ऑफ कार्टिलेज है उनको हम सारे निकाल लें, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें जो है इसके साथ साथ सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लाजमी देने पड़ेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया है। तो कितने दिनों के लिए हमने साथ देनी है? 10 दिन के लिए सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने हैं। तो ट्रीटमेंट डिफरेंस समझ आई है। सेप्टल हीमाटोमा में हमने छोटा हीमाटोमा था तो उसमें हमने एस्पिरेशन की थी और इंसिजन ड्रेनेज की थी। उसके बाद हमने नेज़ल पैकिंग कर दी थी ताकि वो ब्लड जो है वो ना निकले और ज़्यादा। और इसके अलावा हमने जो है वहाँ पे क्या किया था कि उसके बाद हमने उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दी थी। यहाँ पे भी हमने इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी है पस की, और यहाँ पे पस की ड्रेनेज हमने जो है वो 2 से 3 दिन करते रहनी है लाजमी। और जो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है वो हमने, क्योंकि यहाँ पे पस बहुत ज़्यादा है, तो आपने 10 दिन के लिए तकरीबन एंटीबायोटिक्स लाजमी देनी है, ठीक हो गया। इसकी ट्रीटमेंट है, ईजी सी ट्रीटमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो आपको मैं ये बताऊंगी कि एक कॉम्प्लिकेशन, जो पहली कॉम्प्लिकेशन है, बल्कि पहली कॉम्प्लिकेशन बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें जो हो सकता है ना वो क्या हो सकता है, देखें। पहली कॉम्प्लिकेशन है इसकी, पहली कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी हमारे नाक के ऊपर डिप आ जाती है। डिप नज़र आ रही है आपको, थोड़ी सी अंदर की तरफ गई हुई है, डिप्रेशन, ठीक है। तो सुप्रा टिप, मतलब जो हमारी टिप है ना नाक की, आपकी नाक की टिप है, इससे थोड़ा सा ऊपर ना सुप्रा टिप एरिया होता है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि डिप्रेशन हो जाती है कार्टिलेज की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी नेक्रोसिस होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाती है नाक के अंदर। अब जब हमने सेप्टल हीमाटोमा देखा था तो वहाँ पे सैडल सैडल नोज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ना सुप्रा टिप एरिया में थोड़ी सी डिप्रेशन हो जाती है, लेकिन उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नाम नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने ऊपर टेफ्लॉन या सिलिकॉन जो है उसके इम्प्लांट्स लगा दिए थे ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ द ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, ठीक है। वो हमने कब करनी होती है? 2 से 3 महीने बाद करनी होती है, जब हम सारा वो सफाई वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गई। और क्या हो सकता है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा इन्होंने ऊपर नाक में किया हुआ है, ये होल सा आपको नज़र आ रहा है अंदर, ये क्या हो गया है? ये सेप्टल सेप्टल जो है, सेप्टम जो है उसके अंदर परफोरेशन हो गई है, ठीक है। तो जब नेक्रोसिस हो जाती है ना, तो एक तो वो हमारी सुपराटिप एरिया में डिप्रेशन कॉज कर लेती है, इसके अलावा सेप्टल परफोरेशन हो जाती है, अंदर परफोरेट सुराख बन जाता है सेप्टा के अंदर। ये देखिए, उन्होंने कॉटन बड उधर से डाली और सेप्टा के अंदर से दूसरी साइड से निकल गई, मीन्स दैट के अंदर परफोरेशन हुई हुई है, सेप्टल परफोरेशन हुई है। आपकी बुक में भी ये फिगर बनी हुई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, उसमें समझ नहीं आ रही सेप्टल परफोरेशन कैसी है। लेकिन यहाँ पे आपको देखें, कॉटन बड से डाल के दिखा रहे हैं कि ये देखिए सेप्टम में परफोरेशन हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है सारे कार्टिलेज की। अच्छा, अब ना ये जो सेप्टल परफोरेशन होती है ना, इसके लिए ये हम बटन यूज़ करते हैं, सेप्टल बटन, ठीक है। ये सेप्टा बटन होता है, ये देखें बटन के ना, आपको बटन आपकी बुक में जो बना हुआ है वो इतना क्लियर नहीं बना हुआ। इसकी ना 2 सर्फेसेस होती हैं, एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है। इसको हम लगाते कैसे हैं कि वो जो सुराख है ना वो बंद हो जाता है। कैसे लगाएं, ये देखिए, इसको हमने पकड़ा और ये देखिए यहाँ पे आपको कितना अच्छा दिखाया हुआ है, ये आपने यहाँ पे लगा दिया। ये जो सेप्टल परफोरेशन हुई थी यहाँ पे दिखा दिया, इसका एक हिस्सा वो वाला ये है, एक हिस्सा इस तरह है, तो ये बंद हो जाती है, सेप्टल परफोरेशन बंद हो जाती है। हमने क्यों बंद करनी होती है? ताकि दोनों नॉस्ट्रल्स अलग अलग रहे ना हमारी, उनकी मतलब सेपरेशन होनी चाहिए, जो नेचुरल होती है उस तरह ही होनी चाहिए ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, सेप्टल परफोरेशन को, बट ये जो सेप्टल बटन होता है इसके साथ उसको बंद कर देना होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारी दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन थी। एक हमने देख ली कि हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे जो है सुपराटिप एरिया में डिप्रेशन हो जाती है, जिसको हमने ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी 2-3 माह बाद करके ठीक करना होता है। इसके अलावा सेप्टल परफोरेशन हो जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दी कि सेप्टल बटन से उसको ठीक करते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है?
ये एरिया आपको याद है नेज़ल जब आपने पढ़ा था डेंजरस एरिया ऑफ फेस, कहते होते थे कि ये बहुत डेंजरस एरिया है। यहाँ पे अगर कोई हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम हो जाए तो वो हमारे ब्रेन तक जा सकती है। ठीक हो गया। और कहाँ तक जा सकती है, हमारी कवर्नस साइनस में जा सकती है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि ये डेंजरस ऑफ एरिया ऑफ द फेस है और ये कनेक्टेड है विद द कवर्नस साइनस। ठीक है, कवर्नस साइनस इन्होंने बनाया हुआ पीछे। तो अगर इस डेंजरस एरिया फेस में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारा सेप्टल हीमाटोमा यहाँ पे सेप्टल एब्सेस बनी हुई है, सेप्टल हीमाटोमा की बात ही करें, सेप्टल एब्सेस बनी हुई है, तो वहाँ से वो पस जो है वो हमारे पीछे जा सकती है ना ब्रेन के अंदर। तो वहाँ पे जाके कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा सकती है, वहाँ पे जाके मेनिंजाइटिस करवा सकती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है कि इतना इतना लाइट नहीं लेना कि नाक के अंदर बनी हुई है सेप्टल एब्सेस तो हैर है। ठीक है, आपने ये भी सोचना है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, पेशेंट जो है उसको भी मतलब उसको तो पता ही नहीं होता कि क्या हो सकता है मेरे साथ इसके साथ, लेकिन उसको उसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसकी मेनिंजाइटिस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस तो आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है। सो अब आप इसको समझ सकते हैं ईजीली कि आपकी जो है सेप्टल एब्सेस उसकी वजह से क्या हो सकता है। एक तो सेप्टल नेक्रोसिस हो जाएगी जिसकी वजह से सुप्राटिप एरिया में डिप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, या अगर वो स्प्रेड करता है तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस आपकी बुक में लिखा हुआ है हो सकता है, या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, अगर आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है कि ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है और इंट्राक्रेनियल एब्सेस हो सकती है। ठीक है, मतलब सारा वो बोन्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा और इस तरह से कि सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। जब आपके पास SCQ आए कि राइट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सेप्टल हीमाटोमा, तो आपने ये सारी लिखनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आए कि कॉम्प्लिकेशंस लिखे सेप्टल एब्सेस की, तो फिर आपने ये लिखनी है सिर्फ। ठीक हो गया, अभी हम इसके SCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास SCQ है, इसको देखें कि यहाँ पे क्या है कि बच्चे को जो है ना नोज़ पे इंजरी हुई और फिर उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। वो बाद में ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उसको नेज़ल ब्लॉकेज हो गई, उसका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ठीक हो गया, तो जब ENT सर्जन ने साइंस क्या नोट किया कि उसको स्मूथ रेडिश स्वेलिंग है रिलेटेड टू नेज़ल सेप्टम के पास जो है स्मूथ रेडिश स्वेलिंग है। ठीक है, और स्वेलिंग क्या है, फ्लक्चुएंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ीवर की हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे चिल्स की हिस्ट्री नहीं है, और अभी थोड़े घंटे ही हुए हैं, मतलब 2 आवर्स ही हुए हैं ना, क्यूट हिस्ट्री है। तो क्या होगा, सेप्टल हीमाटोमा होगा या सेप्टल एब्सेस होगी, सेप्टल हीमाटोमा होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम द चाइल्ड कैन हैव इफ़ द ट्रीटमेंट इज डिलेड, तो मैंने आपको जो कॉम्प्लिकेशंस का सारा बताया ना कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमाटोमा प्लस आपने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेप्टल एब्सेस सारी लिखनी है। ठीक है, कि सेप्टल हीमाटोमा विल लीड टू सेप्टल एब्सेस, और सेप्टल एब्सेस की आगे से कॉम्प्लिकेशंस भी लिखनी है। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम कर लेते हैं ये वाला जो है 6th वाला क्वेश्चन। इसमें देखें कि ट्रॉमा उसको हुआ 25 ईयर ओल्ड मेल को 12 दिन पहले। ठीक है, अब उसे नेज़ल ब्लॉकेज हुई है, साथ में उसको फ़ीवर है, उसको पेनफुल स्वेलिंग भी है 10 दिन से, ऑन एग्ज़ामिनेशन हमें स्वेलिंग मिली है। अब देखें इसमें बहुत देर अरसे से है, ट्रॉमा की हिस्ट्री जो है 12 दिन की है, और उसको फ़ीवर भी है, उसको पेन भी है, मीन्स दैट ये अब कौन सी हो गई, ये सेप्टल एब्सेस होगा। इसकी ट्रीटमेंट आप लिखेंगे कि क्या होगी, और कॉम्प्लिकेशंस लिखेंगे। ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें हीमाटोमा वाली नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसकी की लिखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।